हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके पहले पार्ट टू पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ, ओके। योगा पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के बचे हुए क्वेश्चंस एंड यूनिट 2 के बारे में, और मैं इसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा। बाकी जो 2 पार्ट्स में डाल चुका हूँ उनकी क्वेश्चंस पे मैं वेबसाइट पे अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, ओके। आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें ट्रांसलेट का भी ऑप्शन आता है राइट हैंड साइड पे, तो आप उनको ट्रांसलेट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि विच आर द थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। जो हमारी बुक में दी गई है उनमें सोशलाइजेशन की थ्योरी कौन कौन सी है। साइको एनालिटिक थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, या ये सभी। तो ये सभी क्या हैं, सोशलाइजेशन की थ्योरीज हैं या सिद्धांत हैं, ओके। चलो, साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी? फ्रेड सैगमेंट ने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी, एल्बर्ट बंडीरा ने दी थी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी फ्रेड सैगमेंट ने, ठीक है। इन्होंने साइको सेक्सुअल थ्योरी भी दी थी, तो उसी से रिलेटेड है साइको एनालिटिक थ्योरी भी। इसमें एक्चुअली बात होती है 8 ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। इसमें कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात होती है कि कैसे हम जेंडर के बारे में जानते हैं, ठीक है, कैसे सीखते हैं उसके बारे में। चलो, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं क्रिएटिव एंड इंग्लिश स्कूल में भी। ये किसने दी थी? फ्रेड सैगमेंट ने, जीन पियाजे ने, एल्बर्ट बंडीरा ने, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सोशल लर्निंग थ्योरी या SLT दी थी एल्बर्ट बंडीरा ने। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम क्या है, लोगों को देख के सीखते हैं, ठीक है, उन्हें इमिटेट करते हैं, उन्हें रिटेंशन हमारे मन में आता है कि कैसे वो चीज़ करी है, देन हम वही चीज़ उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, देन हमें मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग अच्छी बातें कहेंगे, मतलब पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। अगर हम बुरा बिहेवियर करेंगे देन उसके लिए नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तो ये थी सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि दी थी बंडीरा ने। चलो, अब साइको एनालिटिक थ्योरी को जेंडर सोशलाइजेशन के रूप में किसने अप्लाई किया, ठीक है। जो फ्रेड सैगमेंट ने दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी, उसको जेंडर सोशलाइजेशन में किसने यूज किया था, मतलब किसने अप्लाई किया इस थ्योरी को? फ्रेड सैगमेंट ने खुद ही किया, जीन पियाजे ने किया, एल्बर्ट बंडीरा ने किया, या नैन्सी कोडोरो ने किया? तो इसको अप्लाई किया था नैन्सी कोडोरो ने, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी को जेंडर सोशलाइजेशन में यूज किया या अप्लाई किया, ठीक है। राइट ऑप्शन है ये। चलो, हु कंपेयर्ड सोसाइटी विद लिविंग सिस्टम और ह्यूमन बीइंग। किसने कहा कि सोसाइटी भी क्या है, एक ह्यूमन सिस्टम की तरह है जिसमें सभी ऑर्गन्स का अपना अलग अलग रोल है। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स है ना, सबका इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे सोसाइटी में भी सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, कम्युनिटीज हैं, और सबका अपना एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने कही थी, फ्रेड सैगमेंट ने कही थी, जीन पियाजे ने कही थी, या लॉरेंस कॉलबर्ग ने कही थी? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी स्पेंसर ने, ओके। इन्होंने सोसाइटी को ट्रीट किया है, कंपेयर किया है लिविंग सिस्टम या ह्यूमन बीइंग के साथ, क्लियर, मतलब ह्यूमन सिस्टम के साथ। चलो, ये आता है, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा ये आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर, ठीक है। ये क्या ट्रीट करते हैं? ये ट्रीट करते हैं सोसाइटी को एक लिविंग सिस्टम के साथ जिसमें सभी पार्ट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी जो सोशल इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम छोड़ दें तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी का अपना अपना रोल है, सभी का अपना फंक्शन है, ठीक है। इसमें कुछ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस के बारे में है कि कंसेंसस थ्योरी, सहमति का सिद्धांत, जनरल वाइड स्प्रेड एग्रीमेंट अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट, ठीक है, कि ये कंसेंसस होता है। और दूसरा है कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या है? संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है। जैसे क्लैश आइडियाज के बिटवीन क्लैश होना, पीपल एंड प्रिंसिपल, इसमें क्लास के बेस पे लोगों को बांट दिया जाता है, उसमें भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको। चलो, हु गिवन द कॉन्सेप्ट और थ्योरी ऑफ डी कंस्ट्रक्शन। डी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किसने दी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, फ्रेड सैगमेंट ने दी थी, जैक्स डेरिडा ने दी थी, या BF स्किनर ने दी थी? तो डी कंस्ट्रक्शन थ्योरी या डी कंस्ट्रक्शन के बारे में कहा था जैक्स डेरिडा ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलो, डी कंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या है? या विघटन का सिद्धांत। ये क्या है? एक फिलोसफिकल एंड लिटरेरी एनालिसिस है। ये कहाँ से आया? ये आया 1960 में। इस पे काम किया फ्रेंच फिलोसफर जैक्स डेरिडा ने। इन्होंने कहा कि दैट क्वेश्चन द फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन और ऑपोजिशन इन वेस्टर्न फिलोसफी थ्रू ए क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ
लैंग्वेज एंड लॉजिक ऑफ फिलोसफिकल एंड लिटरेरी टेक्स्ट। हिंदी में क्या मतलब इसका कि यह दार्शनिक और साहित्यिक विश्लेषण का एक रूप है, ठीक है, जो कि पश्चिमी दर्शन में भाषा और दार्शनिक और साहित्यिक के तर्क की करीबी परीक्षा के माध्यम से मौलिक वैचारिक अंतर या विरोध पर सवाल उठाता है, ठीक है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है कि क्रिटिकल डिसमेंटलिंग ऑफ ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ थॉट, कि हमारे दिमाग में जो पहले से चीजें हैं उनको कैसे डिसमेंटल करें, कैसे उसको और अच्छे से जानें, ठीक है। डीकंस्ट्रक्ट करना, विघटन करके उसको समझना कि एक्चुअली चीज है क्या, ठीक है। मतलब इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव भी हैं। ये टेक्स्ट में भी यूज होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज होता है, नॉर्मल स्टेरियोटाइप्स या जो भी विचारधाराएं हैं उनको भी समझने में यूज किया जाता है डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी को। क्लियर है। चलो, डेरिडा ने क्या डीकंस्ट्रक्शन टर्म भी इन्होंने दी और इन्होंने आर्ग्यू किया कि दैट वेस्टर्न कल्चर पीपल टेंड टू थिंक एंड एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन टर्म्स ऑफ बाइनरी अपोजिशन, मतलब द्विआधारी विरोध को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई टर्म यूज करते हैं ना कि व्हाइट एंड ब्लैक, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, कॉज एंड इफेक्ट, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, प्रेजेंस और अब्सेंस, स्पीच या राइटिंग। तो डेरिडा ने कहा कि सजेस्ट दीज ऑपोजिशंस आर इन ऑर्डर इन मिनिएचर कंटेनिंग वन टर्म दैट वेस्टर्न कल्चर व्यूज एज पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो एक चीज को तो पॉजिटिव देखती है और दूसरी चीज को नेगेटिव देखती है, ठीक है, या इंफीरियर देखती है, चाहे वो स्लाइटली नेगेटिव क्यों ना हो, ठीक है। मतलब इन्होंने इस बात पे क्वेश्चनिंग करी कि जो भी वेस्टर्न कल्चर में वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो बाइनरी ऑपोजिशन है, ठीक है, मतलब द्विआधारी विरोध है। कि जैसे व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट तो सभी में क्या हो जाता है कि एक तरह से सुपीरियर एंड ब्लैक क्या हो जाते हैं कि किसी न किसी तरह से इंफीरियर, है ना। तो इन्होंने इसी बात पे आवाज उठाई और इन्होंने एक ऐसे दिया था 1960 में, जिस ऐसे को बहुत सराहाया गया, ठीक है। तो मतलब डीकंस्ट्रक्शन करना टेक्स्ट का या पूरे ट्रेडिशन का, स्टीरियोटाइप का बहुत जरूरी है ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो पाए, ठीक है। तो डीकंस्ट्रक्शन के द्वारा डेरिडा एम क्या करते हैं, टू इरेज द बाउंड्री बिटवीन बाइनरी ऑपोजिशन, कि जो बाउंड्री है ना छोटी छोटी, चाहे छोटा ही डिफरेंट क्यों ना हो, क्योंकि ये टर्म आती है तो अपने आप एक मेंटल इमेज बन जाती है ना। जब ये टर्म आती है तो एक मेंटल इमेज बन जाती है और बहुत सारी ऐसी बाइनरी टर्म्स हैं जिनके तहत हम एक मेंटल इमेज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसी पे क्वेश्चनिंग करते हैं और इसको बहुत क्लियर आउट करके समझना चाहते हैं, ठीक है। मतलब मोटा मोटा हिसाब क्या है कि डिसमेंटलिंग ऑफ स्टीरियोटाइप, टेक्स्ट या जो भी हमारे मन में विचारधाराएं हैं, क्लियर है। और बेसिकली तो ये लैंग्वेज के टर्म में ही ज्यादा पढ़ा जाता है डिसमेंटलिंग, ओके, मतलब डीकंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट। आई होप क्लियर है। आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। चलो, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं जेंडर आइडेंटिटी के, या हमें कौन सिखाता है जेंडर रोल या जेंडर आइडेंटिटी। प्री नेटल इन्फ्लुएंस, अर्ली जेंडर डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूइंग जेंडर डेवलपमेंट, या ये सभी। तो ये सभी मेथड्स हैं जिससे जेंडर आइडेंटिटी उत्पन्न होती है, ओके। पैटर्न क्या है, प्री नेटल इन्फ्लुएंस, की जन्म होने से पहले ही डिसाइड हो जाता ना कि लड़का होगा तो ये करेंगे, लड़की होगी तो ये करेंगे, मतलब कपड़े भी डिसाइड हो जाते हैं कि लड़की होगी तो उसे पिंक पहनाएंगे, लड़का होगा तो उसे ब्लू पहनाएंगे या और कोई कलर पहनाएंगे, है ना। अर्ली जेंडर डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही आ जाते हैं। लड़कियों के लिए डॉल ले आई जाती हैं, लड़कों के लिए गाड़ी, मोटर, दैट काइंड ऑफ थिंग, खिलौने आ जाते हैं, है ना। कंटिन्यूइंग जेंडर डेवलपमेंट अपने आप स्टार्टिंग से आ जाता है कि लड़कियों को क्या काम करने हैं, लड़कों को क्या काम करने, फैमिली से ही स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। चलो, यूनिट 2, विच इज ए प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूट। प्राथमिक सोशल इंस्टीट्यूट कौन सा है या प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूट कौन सा है, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, या ये कोई नहीं। तो फैमिली को क्या माना जाता है, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला सोशलाइजेशन हमारा कहाँ से होता है, हमारी फैमिली से। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं फैमिली के बारे में। इट इज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन और सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड एंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ये वर्ड डिराइव हुआ है रोमन वर्ड से, फैमिलीज विच मीन्स सर्वेंट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है फैमिली का, फैमिली इज ए मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल यूनिट क्रिएटेड बाय मैरिज, ब्लड और एडॉप्शन। फैमिली इज फर्स्ट वे ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, है ना। सबसे पहला सोशलाइजेशन हमारा घर से ही होता है। जीपी मंडो क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, फैमिली इज डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन वेरियस सोसाइटी, ठीक है। मतलब हो सकता है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन बहुत हद तक सेम ही होता है।
निमकॉफ कहते हैं कि फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन ऑफ ए मैन ऑन ए वीमेन अलोन विद चिल्ड्रन। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ फैमिलीज कौन कौन सी। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट 2 एल्डर्स एंड देयर चिल्ड्रन। एक्सटेंडेड फैमिलीज इसमें दादा दादी, चाचा चाची, कजन्स होते हैं, नेफ्यूज होते हैं। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन ये क्या है कि द फैमिली एन इंडिविजुअल इज बॉर्न इनटू और ग्रोज अप इन बट देयर पेरेंट्स आर नॉट मैरिड, दे आर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, मतलब उनकी शादी नहीं हुई बट दे आर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ये होती है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन ये क्या है, ए फैमिली फॉर्म थ्रू मैरिज कंसिस्टिंग ऑफ स्पाउस एंड चिल्ड्रन। मैट्रिलोकल फैमिली इफ कपल्स लीव टू ब्राइड हाउस और विद ब्राइड्स फैमिली इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, इसे कहते हैं मैट्रिलोकल। ठीक है, पैट्रिलोकल फैमिली कि जब इफ कपल लिव विद ब्राइड ग्रूम फैमिली ऑफ लिव इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। ठीक है, मतलब मैट्रिलोकल जब लड़की के घर के पास रहे या घर में रहे, और पैट्रिलोकल जब लड़की लड़के के घर में रहे। ठीक है, चलो फंक्शंस क्या है फैमिली के। सोशलाइजेशन का फंक्शन है स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स, क्योंकि फैमिली ही डिसाइड करती है कहाँ पे शादी होगी, क्या होगा। प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को पालना। प्रोविजंस ऑफ होम, घर देना, हमें घर अपने आप ही मिल जाता है पैदा होते ही। इकोनॉमिक फंक्शन, पैसे प्रोवाइड करते हैं, सभी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं। रिलीजियस फंक्शन, हमारी फैमिली बताती है कि हम हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं और हमें कहाँ पे जाके पूजा करनी चाहिए, हमारे भगवान क्या है, गॉड क्या है, या अल्लाह, या जो भी लोग मानते हैं जैसे, है ना। ये हमें कौन बताता है, हमें हमारी फैमिली ही बताती है। हेल्थ रिलेटेड फंक्शन कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी मदद कौन करता है, हमारी सबसे ज़्यादा मदद हमारे घर वाले ही करते हैं। ठीक है, तो ये भी फंक्शन है। एजुकेशन फंक्शन, हमें पढ़ाई के लिए कौन भेजता है या हमारा सारा खर्चा कौन उठाता है, हमारी फैमिली ही उठाती है। ठीक है, तो ये सभी बेसिक फंक्शन है हमारी फैमिली के। चलो, विच इज ए टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का इसमें से कौन सा टाइप है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, या ये सभी। तो ये सभी टाइप्स हैं सोशलाइजेशन के। क्लियर है, डी इज द राइट आंसर। चलो, ये सभी सोशलाइजेशन के टाइप हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन, ग्रुप सोशलाइजेशन, रेशियल सोशलाइजेशन, नेचुरल सोशलाइजेशन, पॉजिटिव सोशलाइजेशन, नेगेटिव सोशलाइजेशन एंड प्लान्ड सोशलाइजेशन। ठीक है, ये सभी टाइप्स हैं सामाजिकरण के या सोशलाइजेशन के। चलो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिलीज, तो हमने ये तो पहले ही पढ़ लिया कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो इसमें ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करने वाली बात ही नहीं है। तो ये सभी क्या है, फैमिलीज की टाइप है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली भी होती है, पैट्रिलोकल फैमिली भी होती है, मैट्रिलोकल फैमिली भी होती है, और ये सभी क्या है, फैमिलीज के टाइप्स हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। थॉर्नडाइक ने दिया था, बॉम्ब्रीन ने दिया था, बी एस स्किनर ने दिया था, या इवान पावलो ने दिया था। तो ये दिया था बॉम्ब्रीन ने। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलो, इसमें से कौन सी एक पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, या होल अप्रोच्ड पेरेंटिंग। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो गलत है। ओके, मतलब पेरेंटिंग नहीं है, ये ऑप्शन ठीक है। ओके, पर ये पेरेंटिंग का स्टाइल नहीं है। चलो, बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल किसे माना जाता है। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। तो सबसे अच्छी पेरेंटिंग होती है सी, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ओके, सबसे बुरी या बैड पेरेंटिंग कौन सी है। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, या अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। सबसे बुरी पेरेंटिंग होती है ये, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान ही ना देते हो। ठीक है, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग किसे कहा जाता है। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग को, परमिसिव पेरेंटिंग को, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग को, या अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग को। तो सबसे जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग माना जाता है वो माना जाता है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग को। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट। चलो, पेरेंटिंग पढ़ते हैं। तो रिसर्चर्स ने ये पाया कि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पे। ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया या किसने पाया कि पेरेंटिंग जरूरी है, तो एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थी जिनका नाम था डायना बॉम्ब्रीन।
ये जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी बार्कले में 1960 में, तो इन्होंने पाया कि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये बच्चों के साथ काम कर रही थी और सबका बिहेवियर अलग अलग था, और इन्होंने पाया कि ये किसके बेस पे है, ये है पेरेंटिंग के बेस पे। ठीक है, तो पॉम्परिन ने पहले 3 डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल दिए, ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन एंड परमिसिव पेरेंटिंग। ठीक है, देन आए मैकोबी एंड मार्टिन। इन्होंने क्या किया, 1983 में इन्होंने परमिसिव को 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। ठीक है, परमिसिव और इंडल्जेंट पेरेंटिंग कह दिया, या नेग्लेक्टफुल और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग हो गई। ठीक है, मतलब परमिसिव को ही 2 पार्ट में बांट दिया। पेरेंटिंग स्टाइल को कई बार पॉम्बरिंग पेरेंटिंग स्टाइल्स या मैकोबी एंड मार्टिन पेरेंटिंग स्टाइल्स भी कहा जाता है। क्लियर है, ये चीज है यहाँ पे याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि किसने परमिसिव पेरेंटिंग को 2 टाइप्स में बांट दिया। ठीक है, तो ये थी मैकोबी एंड मार्टिन। चलो, पेरेंटिंग स्टाइल कौन कौन से हैं? ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ये क्या है, हाई डिमांडिंगनेस एंड हाई रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब डिमांडिंग तो होंगे पेरेंट, लेकिन आपके साथ पूरा सहयोग भी करेंगे। ये मैं चैप्टर, ये पूरा टॉपिक करवा चुका हूँ, आप जाके पेरेंटिंग स्टाइल चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग क्या है, इसमें पेरेंट्स हाई डिमांडिंगनेस होंगे, लेकिन उनका रिस्पॉन्स बच्चों के लिए बहुत कम होगा। वो कुछ सेट ऑफ रूल्स बना देंगे और बच्चों को कहेंगे कि आपको फॉलो करने ही करने हैं ये रूल। ठीक है, मतलब ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, सबसे अच्छी होती है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग क्या है, लो डिमांडिंगनेस, पेरेंट्स की कोई ज्यादा डिमांड नहीं होगी, लेकिन हाई रिस्पॉन्सिवनेस होगी, मतलब एक दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे अपने बच्चों को। तो इसमें भी बच्चे कई बार क्या है, सोशलाइजेशन स्किल्स लैकिंग हो जाती हैं, और बच्चे मेंटली अपने आप को कई बार उतना स्टेबल नहीं मानते हैं। ठीक है, अनइन्वॉल्व और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग तो सबसे बुरी पेरेंटिंग है। इसमें ना डिमांडिंगनेस होती है, ना या रिस्पॉन्सिवनेस भी बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब ना पेरेंट्स को कुछ चाहिए और ना रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो बच्चों में इन केस में बहुत जो उनकी साइकोलॉजी है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलो, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस? प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस, सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, या ये सभी? तो ये सभी क्या हैं, सोशल इंस्टीट्यूट के फंक्शंस हैं। ओके, चलो, एक्सपेक्टेशन, ये आता है फैमिली पेरेंटिंग से रिलेटेड कि पेरेंटिंग एक्सपेक्टेशंस कहाँ से डिराइव हुई है, कौन से वर्ड से? ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश या लैटिन? तो ये हुआ है डिराइव लैटिन वर्ड से। ठीक है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? एक्सपेक्टेशनिम। ओके, यहाँ से डिराइव है, जिसका मतलब है एन अवेटिंग, मतलब एक्सपेक्टेशन रखना। जो कम्युनिटी वर्ड है कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन या इंग्लिश? तो ये भी कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से। ठीक है, इसमें लैटिन का मतलब क्या है? कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है। कम्युनिस्ट का मतलब है थिंग्स हेल्ड इन कॉमन, मतलब सभी में जो चीज कॉमन हो। कम्युनिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द पीपल हु लिव इन ए पार्टिकुलर प्लेस, एरिया एक्सेट्रा विन कंसीडर्ड एज ग्रुप, मतलब इनमें कुछ क्या शेयरिंग वाली चीजें होंगी या कॉमन बिलीव्स होंगे, नॉर्म्स होंगी, जैसा कि डेफिनेशन में कि ए कम्युनिटी इज ए सोशल यूनिट विद शेयर्ड एम्स। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, चाहे उसमें नॉर्म्स कॉमन होगा, चाहे रिलीजन कॉमन होगा, चाहे उनकी वैल्यूज या मूल कॉमन होंगे, उनके कस्टम्स कॉमन होंगे, और आइडेंटिटी भी कुछ हद तक कॉमन होगी। ठीक है, जैसे जोग्राफिकल एरिया के बेस पे कम्युनिटी हो सकती है, पर्टिकुलर कंट्री की कम्युनिटी हो सकती है, पर्टिकुलर विलेज की कम्युनिटी हो सकती है। ये हो सकता है या तो जोग्राफिकल हो या हो सकता है वर्चुअल हो, जैसे टेलीग्राम पे टीचिंग ग्रुप्स होते हैं आजकल, तो वो क्या है, वर्चुअल कम्युनिटी है, किसकी? टीचर्स की। इसी तरह से डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हो सकते हैं, उनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर या शेयर्ड एम होंगे, कुछ ना कुछ कॉमन चीजें होंगी। ठीक है ना, जैसे टीचर्स की कम्युनिटी है तो किस बारे में बात करेंगे कि सीटेट का पेपर कब होगा, केवीएस का फॉर्म कब आएगा, अगर कोई ऑलरेडी जॉब पे है तो फिर वो लेसन प्लान्स के बारे में डिसाइड करेंगे, क्लास में बच्चों को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में डिसाइड करेंगे। मतलब सबके कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यूज होंगी, कुछ ना कुछ कॉमन नॉर्म्स होंगे। ठीक है, आई होप आप अच्छे समझ गए कम्युनिटी क्या होता है। चलो, द वर्ड वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम वैल्यू जो वर्ड है, जो मूल्य है, वो कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन या इंग्लिश? तो ये है लैटिन वर्ड से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आया है वैल्यू से। ओके, इसका मतलब है टू बी स्ट्रॉन्ग और टू बी वर्थ। ठीक है, जिसका कोई मूल्य हो। तो इसमें पढ़ते हैं वैल्यूज कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वैल्यूज कैन बी डिफाइंड एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट डिटरमाइन इंडिविजुअल मॉरलिटी एंड कंडक्ट। ठीक है, कि उसका मॉरलिटी क्या है और उसके कंडक्ट क्या है।
What an individual considers to be morally right and desirable in life, especially regarding conduct. हिंदी में क्या है कि मूल्य को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो व्यक्तिगत नैतिकता और आचरण निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा अच्छे मूल्य होंगे किसी बच्चे में, जितनी वैल्यूज होंगी उसकी परवरिश के कारण, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा आचरण करेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को जीवन में नैतिक रूप से सही और वांछनीय माना जाता है, खासकर आचरण के बारे में। ठीक है, मतलब उसका अगर कंडक्ट अच्छा है तो उसको फिर क्या है, नैतिक रूप से बहुत अच्छा माना जाता है ना। एक्चुअली यार वैल्यू से रिलेटेड टॉपिक्स क्या है ना, ये एक जनरल टॉपिक्स है, मतलब ऐसे टाइप टॉपिक्स हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसमें कोई पर्टिकुलर फिक्स चीज़ें नहीं है। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर किसी ने टर्म दे दी तो वही है। ये वैल्यूज हैं और सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, तो इसमें क्वेश्चंस बनाना थोड़ा टफ सा है। आपको एक बार ऐसे रीडिंग करनी होगी, फिर आपको अपना माइंड लगाना होगा कि आपको कैसे रिप्लाई करना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस, क्योंकि वैल्यूज में कोई फिक्स नहीं है ना कि इस डेट को ये वैल्यू आई या इस पर्टिकुलर ईयर को ये वैल्यू आई। वैल्यू के एक लिविंग सिस्टम की तरह, मतलब सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव है ना। जैसे एक्ट में तो कोई पर्टिकुलर फिक्स डेट है तो उसमें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको वैल्यूज तो भाई अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। चलो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। वैल्यूज हैज टू एस्पेक्ट, फर्स्ट कंटेंट एंड सेकंड इंटेंसिटी। वैल्यूज आर इनटेंजिबल, मतलब अमूर्त हैं, बिल्कुल हमें दिखाई थोड़ी ना देती है, हमें बस मन में अपने बसाना पड़ता है उन्हें। वैल्यूज आर लर्न, सीखी जा सकती हैं वैल्यूज या मूल। देयर इज ए डिफरेंस इन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, ये डिपेंड भी करता है कि रियलिटी में आपको कैसे बिहेव करना है एंड वैल्यू क्या है। सपोज वैल्यू है हमारे में सच बोलने की, लेकिन अगर हमारा दोस्त, हम किसी के घर गए हैं और वहाँ पे कोई समझ लो गुंडा आ जाता है, कोई बैड पर्सन आ जाता है और वो आपके दोस्त के बारे में पूछता है कि वो है या नहीं है, तो ऑफकोर्स हम झूठ बोल देंगे कि वो यहाँ पे नहीं है। तो रियलिटी में कैसे वैल्यू को ट्रीट करना है, क्या उस टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है, उसकी अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है। ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यूज और रियलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, कि वैल्यूज तो हमने सीख ली, लेकिन रियलिटी में हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो आता है कि प्रैक्टिकल यूज ऑफ वैल्यूज। ओके, तो उस टाइम हमें अपने दोस्त की जान बचानी थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया, लेकिन उसमें भी क्या किया, हमने दोस्त की जान बचा दी, जो कि सबसे बड़ी बात है। क्लियर है कि रियलिटी में वैल्यूज कैसे काम करती हैं। चलो, वैल्यूज आर इंट्रिंसिक टू सम डिग्री रिफ्लेक्टेड इन ए पर्सन्स पर्सनैलिटी। ये भी बात ठीक है कि मूल्य कैसे पर्सन्स की पर्सनैलिटी में अपने आप दिख जाते हैं। जिसका बहुत अच्छा आचरण रहता है तो आप बेसिकली समझ ही जाते हो कि उसके अंदर बहुत अच्छे मूल्य होंगे। हम कहते हैं ना कि इसकी परवरिश बहुत अच्छी है अगर कोई बहुत अच्छा कंडक्ट करता है या आचरण करता है। ठीक है, ये है विशेषताएं। वैल्यूज की टाइप्स क्या हैं? ह्यूमन वैल्यूज हो सकते हैं, रिलीजियस वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, एस्थेटिक वैल्यूज हो सकती हैं, सोशल वैल्यूज हो सकती हैं, सामाजिक मूल्य हो सकते हैं, नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो कि हमें प्राप्त हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। वोकेशनल वैल्यूज की काम पे वर्क में भी कुछ वैल्यूज होते हैं ना, मूल्य होते हैं कि आपको ईमानदारी से काम करना है और आपको कंपनी के बारे में अच्छा ही सोचना है, दैट काइंड ऑफ थिंग। चलो, रोल ऑफ स्कूलिंग इन डेवलपिंग वैल्यू। तो स्कूल का तो बहुत बड़ा रोल है ताकि किसी पर्सन में से गुड, ट्रू एंड डिवाइन को तलाश सके या उसे तराश सके। ठीक है, क्यों? ताकि उसकी लाइफ का एक मोरल लाइफ हो। ओके, मतलब नैतिकता के आधार पे वो जो इंडिविजुअल है, एजुकेशन का एम ये भी है कि उसमें से सबसे अच्छा निखार के लाए इन द मोरल सेंस। ओके, तो वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए, बच्चों में डालने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? वैल्यू बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। टीचर्स के लिए भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि टीचर्स में भी वैल्यूज आए, है ना, और टीचर्स में जब वैल्यूज होंगी तो वो बच्चों तक ट्रांसफर भी कर सकेंगे। वैल्यू बेस्ड फाउंडेशन कोर्स होने चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन वैल्यूज की जो बुक्स हों उनमें भी इन बातों का ध्यान रखा जाए। नेसेसिटी टू डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट, कि ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट हो जो कि टीचर्स को भी मानना हो, स्टूडेंट्स को भी मानना हो। चलो, देन आता है कि इनकलकेशन ऑफ फिलोसफिकल व्यू टुवर्ड्स लाइफ एमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट। ठीक है, कि फिलोसफिकल व्यू, दार्शनिक व्यू को भी अपने अंदर समा लेना। फर्दर टू कल्टिवेट वैल्यूज एमंग द न्यू जनरेशन वी आर टू डिजाइन
ए करिकुलम फ्रॉम आउट ऑफ आवर एक्यूमुलेटेड कल्चरल हेरिटेज, जो भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जो भी है उसमें वैल्यूज हैं, उनको करिकुलम के जरिए बच्चों तक पहुंचाना या नई जनरेशन तक पहुंचाना। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए पढ़े जा रहे हैं ताकि आप टीचर बनो तो बच्चों में अच्छी मूल्यों का या उन्हें मॉरल वैल्यू का पार्ट पढ़ा सको या उन्हें सिखा सको कि मॉरलिटी या वैल्यूज का क्या रोल है लाइफ में। चलो, नेशनल वैल्यूज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए लिबर्टी देता है, स्वतंत्रता या स्वाधीनता, इक्वलिटी देता है, समानता, फ्रेटर्निटी बंधुत्वता या भाईचारा काइंड ऑफ थिंग, जस्टिस न्याय, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, ये भी क्या वैल्यू है, मूल्य है, डेमोक्रेसी जनतंत्र या लोकतंत्र, सोशलिज्म या समाजवाद, सोवर्निटी या संप्रभुता, फंडामेंटल ड्यूटीज कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं जो कि हमें निभाने चाहिए। ठीक है, ये सभी क्या है? वैल्यूज हैं, मूल्य है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, रिपब्लिक बनाए रखना, गणतंत्र का मतलब सम्मान करना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना। ठीक है, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, मूल्य हैं जो हमें अपने अंदर बसाने चाहिए और हमें इसको प्रैक्टिकल बनाना होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में इसे अपनाना होगा। ठीक है, चलो सेक्युलरिज्म की बात आती है। सेक्युलरिज्म पहली बार कब यूज हुआ था? 19th सेंचुरी में यूज हुआ था, जॉर्ज जेकब हेलियो एक के द्वारा। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, सिक्यूलम से। ठीक है, इसका मतलब है दिस प्रेजेंट एज, वर्ल्डली और ऑफ जनरेशन। सेक्युलरिज्म को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि ए सिस्टम ऑफ डॉक्ट्राइन्स एंड प्रैक्टिस दैट रिजेक्ट एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस फेथ एंड वर्शिप, सिद्धांतों और प्रथाओं की एक प्रणाली जो धार्मिक विश्वास और पूजा के किसी भी रूप को खारिज करता है। ठीक है, लेकिन यही सब नहीं है कि पूजा ना करना ही सेक्युलरिज्म है। एक दूसरे के धर्म की रक्षा करना मतलब एक दूसरे सम्मान करना और उसमें ही इंटीग्रिटी और यूनिटी बनाए रखना। ठीक है, आपका धर्म अच्छा है, नो डाउट, लेकिन आप किसी के धर्म को गाली मत दो। ठीक है, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कब ऐड किया गया? ये ऐड किया गया जब 42 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 1976, तब सेक्युलरिज्म वर्ड को इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल होता है उद्देशिका। चलो, सेकुलर एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मोरल आउटलुक, डेवलपमेंट ऑफ वाइडर विजन, प्लूरिस्टिक आउटलुक, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कल्चरल डेवलपमेंट, सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, यूनिटेरियनिज्म। ओके, मेथड्स टू प्रमोट सेकुलरिज्म, किस तरह से धर्म निरपेक्षता को हम स्कूल्स में प्रमोट कर सकते हैं या एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट कर सकते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी इवेंट हो, उसको सेलिब्रेट करना। यूथ फेस्टिवल के जरिए भी क्या है? सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल, सभी फेस्टिवल्स बनाना। सेमिनार्स अरेंजमेंट करना, पीस के एंड हारमोनी के बारे में बात करना और उन लोगों के बारे में पढ़ाना जिन्होंने कंट्री के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी रिलीजन, कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कर रहे हैं, उन्होंने कंट्री के लिए कुर्बानी दी। ठीक है, तो उन सभी के बारे में पढ़ाना और खुद भी एक मॉडल की तरह काम करना सेकुलरिज्म की। ठीक है, सो चलो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कुछ हेल्प हुई हो आप लोगों की। आई नो इसमें सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।